एवरीवन, डी के ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। हम लोग फाउंडेशन कोर्स है, जो एफसी है, जो फर्स्ट पेपर है एफसी का, वो स्टार्ट करेंगे। उसमें हिंदी वाला जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, ठीक है। एफसी फर्स्ट में हिंदी हम लोग करेंगे। हिंदी में जो यूनिट सेकंड है, सबसे पहले उसको करेंगे, फिर यूनिट फर्स्ट को करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग सिलेबस को फिनिश करेंगे। तो आज हम लोग बड़ा अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। हम लोग मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे और जो उनका कविता है मातृभूमि, है ना, उसको कवर करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, और उन्होंने जो अपना कविता लिखा है मातृभूमि, उसको पढ़ना है। ये सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का जो कविता है मातृभूमि, है ना, मातृभूमि, उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का क्या जीवन परिचय है, क्या इनका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसको बाद में करेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, मैथिली शरण गुप्त का जो मातृभूमि इन्होंने कविता लिखा है उसका पैराग्राफ फर्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ वाइज करेंगे। लगभग 8 पैराग्राफ होंगे। 8 पैराग्राफ को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ आज करेंगे मैथिली शरण गुप्त का जो मातृभूमि कविता है उसका पहला पैराग्राफ। तो चलो कविता क्या है उसको करते हैं। तो आपको बता दो, जो मातृभूमि कविता है इसमें पैराग्राफ फर्स्ट में मैथिली शरण गुप्त ने इस मातृभूमि का सुंदरता और शोभा का बखान किया है, गुणगान किया है। इन्होंने इस मातृभूमि को बोला कि इनका जो वस्त्र है, मातृभूमि का, हमारे जो जन्मभूमि का जो वस्त्र है, वो एक नीला आकाश है, वो नीला आकाश है, वो काम करता है ना। जो नीला आकाश है वो एक वस्त्र की तरह, सुंदर वस्त्र की तरह काम करता है, ठीक है। हरे रंग की तरह काम करता है, ठीक है। इन्होंने बहुत गुणगान किया है मातृभूमि का। और सूर्य है, चंद्रमा है, ये बड़े मुकुट की तरह काम करते हैं। इसके बाद जो यहाँ की मातृभूमि के जो हमारे मातृभूमि के जो सागर हैं, ये एक मेखला की तरह काम करते हैं। मेखला मतलब हुआ कि करधनी, जो कमर में बांधने वाला वस्त्र होता है, उसकी तरह काम करता है, ठीक है। और जो यहाँ की मातृभूमि की जो नदियां हैं वो एक प्रेम की तरह काम करती हैं। जो नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना, ये प्रेम तरह काम करती हैं। और जो यहाँ पे फूल हैं जो सुंदर सुंदर, है ना, वो एक तारे जैसे काम करते हैं, ठीक है। तारे जैसे सजे होते हैं, जैसे आकाश में तारे सजे होते हैं ना, इसी तरह से हमारे मातृभूमि में जो फूल होते हैं ना, वो उसी तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बड़े अच्छे से गुणगान किया है इसका, तो उसी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। चलो क्या कविता है उसको पढ़ता हूं और फिर इनके कविता का संदर्भ और प्रसंग करेंगे, फिर इसके बाद अर्थ करेंगे, इस कविता का क्या अर्थ होगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का मातृभूमि कविता का पहला पैराग्राफ है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ठीक है। मतलब अच्छा, इसमें जो शब्द है उनका अर्थ की बात करें तो नीलांबर मतलब होता है नीले रंग का अंबर, मतलब नीले रंग का आकाश, ठीक है। परिधान माने होता है वस्त्र, और हरित मतलब होता है हरित पट, मतलब हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का पहनने वाला हरा रंग का वस्त्र, ठीक है। इसका सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर, रत्नाकर माने होता है आपका समुद्र, रत्नाकर माने होता है समुद्र। इसके बाद मुकुट, मेखला,
मेखला, मेखला मतलब होता है करधनी अर्थात कमर में बांधने वाला कोई वस्त्र। ठीक है। इसके बाद मंडन, मंडन मतलब शोभा, मतलब सजाना। ठीक है। मंडन का मीनिंग होता है, अर्थ होता है सजाना या शोभा देना। ठीक है। इसके बाद खगवृंद, खगवृंद का मतलब होता है पक्षियों का समूह। खगवृंद मतलब होता है पक्षियों का समूह। ठीक है। सर्वेश, सर्वेश का मतलब होता है सबका मालिक ईश्वर स्वयं। ठीक है। तो चलो इसका जो हमारा पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, ये मैथिली चरण गुप्त का मातृभूमि कविता का पहला पैराग्राफ है। इसका जो संदर्भ बोलोगे, कैसे संदर्भ लिखोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसका संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा। संदर्भ देखो, आप कहोगे उपरोक्त पंद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा एवं संस्कृति के प्रथम पाठ मातृभूमि कविता से लिया गया है। ये जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, ये मैंने जो मैं बोला है, यह जो है, यह पंद्यांश जो है हमारी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक भाषा एवं संस्कृति, ठीक है, ठीक है, भाषा एवं संस्कृति के प्रथम पाठ है ना, मातृभूमि कविता से लिया गया है। इसके रचयिता द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन थे? मैथिली चरण गुप्त जी है। ठीक है। अब प्रसंग में क्या लिखोगे, क्या प्रसंग है? प्रसंग यही है कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो मैंने कविता अभी बोला है पहला, है ना, इसमें कवि ने मातृभूमि की सुंदरता, इस जन्मभूमि की, इस मातृभूमि की सुंदरता और शोभा का बखान प्रकृति प्रदत्त औदाने के रूप में किया है। इन्होंने गुणगान किया है, इन्होंने सुंदरता और शोभा को बखान किया है इस मातृभूमि को। ठीक है। तो चलो इसके अर्थ की बात करेंगे हम लोग। तो कैसे अर्थ देंगे, व्याख्या कैसे करेंगे इसका देखो। तो यही है कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। मतलब प्रस्तुत पद के कवि गुप्त जी कहते हैं कि यह जो नीला आकाश है, मतलब नीलांबर, नीला आकाश, नीला आकाश, वह भारतवर्ष की हरी भरी, हरित पट मतलब हरी भरी भूमि रूपी वस्त्र पर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। कवि जो मैथिली चरण गुप्त हैं वो बोलते हैं कि जो नीला आकाश है, इस मातृभूमि की एक हरी भरी भूमि, जो हरी भरी भूमि रूपी वस्त्र पर बहुत बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। कौन? नीला आकाश इस हमारी मातृभूमि का एक वस्त्र का काम करता है, बड़ा अच्छा हरा भरा के रूप में दिखता है। ठीक है। इसने बोला, मैथिली चरण गुप्त ने कहा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि देखो कविता क्या, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। मतलब भूमि पर सूर्य और चंद्र ऐसे अत्यंत शोभा पाने वाली भारत माता के मुकुट की तरह हैं। मतलब जो भूमि पर जो सूर्य और चंद्रमा है, ये अत्यंत शोभा पाने वाले, ये मुकुट की तरह काम कर रहे हैं, ये इस भारत माता के मुकुट की तरह दिखाई दे रहे हैं, मुकुट की तरह हैं। ठीक है। और क्या कर रहा है? मेखला रत्नाकर है। मतलब जो समुद्र है, और समुद्र जो है उसकी मेखला, मेखला मतलब होता है अर्थात कमर में पहने जाने वाली करधनी की तरह है। तो जो इस मातृभूमि का मेखला है, मतलब कमर में पहने जाने वाली जो करधनी है, वो कौन काम कर रहा है? समुद्र काम कर रहा है। ठीक है। आगे देखो, आगे तीसरा लाइन है कि नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। मतलब ये जो मातृभूमि की, हमारे इस जन्मभूमि की, हमारे इस भारत भूमि की ये जो नदियां बहने वाली हैं, ये प्रेम प्रवाह बहा रही हैं, प्रेम प्रवाहित कर रही हैं। मतलब ये कि भारत भूमि में बहने वाली जो नदियां हैं वो प्रेम की प्रवाह की तरह हैं। ठीक है। और फूल तारे मंडन है, और यहाँ पर खिलने वाले सुंदर सुंदर फूल जैसे तारों से खचाखच भरा हुआ आकाश है। ठीक है। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि भारत भूमि में बहने वाले जो नदियां हैं, ये किस तरह के काम कर रही हैं? प्रेम की प्रवाह की तरह काम कर रही हैं। और यहाँ पर जो खिलने वाले सुंदर सुंदर फूल हैं, वो एक तारे जैसे काम कर रहे हैं। जैसे आकाश में तारे खचाखच भरे होते हैं, उसी प्रकार से इस हमारे मातृभूमि पे
ये जो हमारे सुंदर सुंदर फूल हैं वो तारों जैसे काम कर रही हैं। मैथिली शरण गुप्त ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आगे कर रहे हैं। आगे मैथिली शरण गुप्त बोलते हैं, बंदी जन खग वृंद शीश फन सिंहासन है। मतलब बंदी जन खग वृंद, मतलब कि खग वृंद अर्थात पक्षियों का समूह। खग वृंद का मतलब होता है पक्षियों का समूह। उनका जो कलरव है, जो उनका चहचहाना है, जो उनका आवाज है, ऐसा लगता है मानो वह इस भारत भूमि की वंदना कर रहे हैं। सभी मिलकर उसका गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त बोलते हैं क्या कि बंदी जन खग वृंद, मतलब पक्षियों का जो समूह है, पक्षियों का जो समूह है, उनका कलरव ऐसा लगता है, उनका आवाज ऐसा लगता है, उनका चहचहाना ऐसा लगता है जैसे मानो कि वह इस भारत भूमि की क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। सभी मिलकर उसका गुणगान कर रहे हैं, इस भारत भूमि की, इस हमारे मातृभूमि की। ऐसा उन्होंने बोला। फिर मैथिली शरण गुप्त बोलते हैं आगे, शेष फन सिंहासन है। शेष फन सिंहासन है, मतलब जो शेष नाग है उनका जो फन है वह इस मातृभूमि का सिंहासन तरह काम कर रहा है। मतलब वंदना कर रहे हैं, सभी मिलकर उसका गुणगान कर रहे हैं। हाँ, और इस पृथ्वी को धारण करने वाले जो शेष नाग हैं मानो इस भारत भूमि का सिंहासन है। या अगर वर्ड लिखे उन्होंने कि शेष फन सिंहासन है, मतलब शेष नाग जो है वह एक सिंहासन की तरह काम किए हुए हैं इस हमारे मातृभूमि का। ठीक है, तो इस पृथ्वी को धारण करने वाले जो शेष नाग है मानो इस भारत भूमि का सिंहासन है। आगे है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहार इस वेश की। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की। तो मतलब इसका ये हुआ कि इस भूमि पर बादलों के द्वारा जो सुंदर मनोहर दृश्य सृजित होता है वह अत्यंत मनोहर है। ऐसा लगता है मानो सभी बादल मिलकर इस भारत भूमि का अभिषेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक कर रहे हैं। और बलिहारी है ना, मतलब ठीक है। तो यही है कि करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की। मतलब पयोध मतलब होता है मेघ, बादल। यहाँ जो बादल हैं वो अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक कर रहे हैं मतलब सब लोग मिलके अभिषेक मतलब हो गया सम्मान दे रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, है ना। तो मानो सभी बादल मिलकर इस भारत भूमि का अभिषेक कर रहे हैं। आगे कर रहे हैं कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तू सचमुच में उस सर्वेश्वर की सगुण मूर्ति है। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर मतलब होता है सबका मालिक, ईश्वर स्वामी की सगुण मूर्ति है। ठीक है, तू सचमुच उस स्वामी की, उस ईश्वर की, उस सबका मालिक का सगुण मूर्ति है। ठीक है, तो ये है इसका व्याख्या इस कविता का, इस पैराग्राफ का। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ था। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार अच्छे से फिर से व्याख्या कर देता हूं, अगर एग्जाम में आता है तो आप इनको लिख देना। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त का पहला पैराग्राफ है। अगर ऐसा एग्जाम में आता है कि इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको क्या लिखना होगा, इस क्वेश्चन को, इसके बाद संदर्भ लिखना होगा और प्रसंग लिखना होगा। ठीक है, संदर्भ तो हर पैराग्राफ में सेम रहेगा, बस प्रसंग बदलता जाएगा। तो यही था पहला पैराग्राफ कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। मतलब नीला जो आकाश है, परिधान हरित पट पर सुंदर है। इस हमारे मातृभूमि पर, हमारे इस भारतवर्ष की हरी भरी भूमि रूपी वस्त्र पर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सूर्यचंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। मतलब इस भूमि पर सूर्य और चंद्र ऐसे अत्यंत शोभा पाने वाले भारत माता के मुकुट की तरह है। ठीक है, मेखला रत्नाकर है। रत्नाकर माने होता है सागर।
और समुद्र, सागर मतलब समुद्र है ना, और समुद्र उसकी मेखला अर्थात कमर में पहने जाने वाली करधनी की तरह है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, मतलब भारत भूमि में बहने वाली नदियां प्रेम के प्रवाह की तरह हैं, और 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 फूल तारे मंडन है, और यहाँ पर खिलने वाले सुंदर सुंदर फूल जैसे तारों से खचाखच भरा हुआ आकाश है। ठीक है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। बंदी जन खग वृंद, तो खग वृंद अर्थात पक्षियों का समूह, उनका कलरव, उनका चहचहाना, ऐसा लगता है मानो वह इस भारत भूमि की वंदना कर रहे हैं, सभी मिलकर उसका गुणगान कर रहे हैं। इस मातृभूमि का शेष फन सिंहासन है, और इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग मानो इस भारत भूमि का सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, मतलब जो पयोद, पयोद मतलब जो बादल है, जो बादलों द्वारा सुंदर मनोहर दृश्य ऐसा सृजित होता है इस भूमि पर कि अत्यंत मनोहर है। ऐसा लगता है मानो सभी बादल मिलकर इस भारत भूमि का अभिषेक कर रहे हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सचमुच में उस सर्वेश्वर की, उस स्वामी की, उस मालिक की, उस ईश्वर की तू सच में सगुण मूर्ति है। ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक करते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त का मातृभूमि कविता का पहला पैराग्राफ का व्याख्या था। इसको अच्छे से करिएगा, इनको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है जी। ये व्याख्या मैं अच्छे से दिखा देता हूं आपको, अच्छे से देख लेना, लिख लेना। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में